गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, एक सत्संगकर्ता जी ने काल और दयाल के बारे में खोलकर समझाया। आखिरी वाली लाइन बड़ी सुंदर थी कि जब रूह सत्संग में रस लेने लगती है, भजन सिमरन पर जोर देने लगती है, नाम की कमाई करने लग जाती है, तब काल समझ जाता है कि यह रूह अब हाथ से छूट जाएगी। तब काल अपना जाल फैलाता है। आपको नौकरी में तरक्की, बिजनेस में मुनाफा, बढ़ोतरी आदि मिलनी शुरू हो जाती है। आप सोचते हो या सत्संग में जाने और नाम की कमाई का इनाम मिल रहा है, पर नहीं, यह तो काल का जाल है। महाराज जी कहते हैं, इस वक्त आप समझदारी से काम लो। अगर आपके पास 2 गुना धन आ रहा है, मान सम्मान बढ़ गया है, तो आप भी चतुराई दिखाते हुए आपकी ड्यूटी डबल कर दो। नाम की कमाई में दुगुने जोश से जुट जाओ, आपका 2 गुना फायदा होगा। आपकी दुनियावी संपत्ति भी बढ़ती रहेगी और आपकी रूहानी कमाई भी बढ़ती रहेगी। बाबा जी के अनमोल वचन है, रोज रोज भजन बंदगी करने से जो ताकत मिलती है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी छोटी सी कोशिश का भी असर होता है। यह बात बाबा जी ने उस समय स्पष्ट कर दी जब एक नौजवान को सवाल जवाब के दौरान कहा कि तुम 1 लिखो, आगे 2 जीरो में लगा दूंगा तो 100 बन जाएगा, 100%। लेकिन शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। एक बार की घटना है, बाबा जी कहीं पर कुछ काम करवा रहे थे। संगत सेवा कर रही थी। डेरे के कुछ बड़े बड़े जत्थेदार और अहोदेदार भी वहां मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद सब सेवादार वहां से चले गए, एक को छोड़कर। बाबा जी भी जब वहां से चलने लगे तो बाबा जी ने उन प्रबंधकों से बोले, इस सेवादार को भी गाड़ी में बिठा लो। वहां पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बाबा जी इस सेवादार को साथ क्यों ले जा रहे हैं? अब गुरु का आदेश था तो उस सेवादार को साथ ले लिया, लेकिन अब गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। सेवादार ने कहा, कोई बात नहीं दास, आपके चरणों में नीचे ही बैठ जाएगा। और वह नीचे ही बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उससे व्यंग्य से पूछा, क्यों भाई साहब, आप केवल सेवा ही करते हो या कोई काम धंधा भी करते हो? यह सुनकर वह सेवादार मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है। सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी हुजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी मुश्किल से ही मिलती है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवादार को सीट देने लगे। बाबा जी भी अपने शिष्यों को क्या क्या और कैसे कैसे सीख देते हैं, पता नहीं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं। गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया में एक ही गुरु प्राप्त होता। गुरु एक भाव है, गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो, यह आपकी दृष्टि एवं मनोभाव पर निर्भर करता है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु किस्मत से मिलता है, गुरु किस्मत वालों को मिलता है। गुरु जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं, गुरु संग जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। गुरु बोल लेना कोई बड़ी बात नहीं, गुरु बोल अमल में लाना बहुत बड़ी बात है।
सत्संग को सुनना और सत्संग में बैठना कोई बड़ी बात नहीं, सत्य का संग करना बहुत बड़ी बात है। नाम सिमरन लेना कोई बड़ी बात नहीं, नाम सिमरन पर बैठना बहुत बड़ी बात है। बातों का क्या है, बातों से जितने मर्जी आसमान गिरा लो, आंखें बंद कर ध्यान योग ध्यान मुद्रा बनाना बड़ी बात है। मन को ध्यान में टिकाना बहुत बड़ी बात है। आज सत्संग में हुजूर महाराज चरण सिंह जी एक साखी सुना रहे हैं। एक बाबा जी के अफ्रीका से कुछ मेहमान आए थे। बाबा जी उन्हें अपना फार्म दिखा रहे थे। उन्हें एक खेत में से होकर जाना था। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि खेत में कुछ फल लगे हैं जो दिखने में तो बड़े ताजे एवं मीठे हैं, लेकिन वह कड़वे और जहरीले हैं। और तो और खेत में जहरीले सांप भी हैं, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। वह अगर बाबा जी के दिखाए रास्ते से और बताई हुई तरकीब से चलेंगे तो सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और दूसरी ओर जा पहुँचे। बाबा जी ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, हम तो बस आपके दिखाए रास्ते से चलते हुए आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। तब बाबा जी ने समझाया, संत मार्ग भी ऐसा ही है। अगर हम गुरु के समझाए मार्ग पर समझाई हुई युक्ति से चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब सफर खत्म हो गया। रास्ते में चाहे जहरीले सांप हो या जहरीले फल, समझाया हुआ रास्ता मतलब नाम दान वाली शर्तें और युक्ति केवल भजन सिमरन और ध्यान है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपको सबसे ज्यादा अच्छा जीव कौन लगता है? बाबा जी ने कहा कि मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। फिर उस बंदे ने दोबारा पूछा कि बाबा जी फिर भी बताओ। बाबा जी ने कहा कि जो जीव लगातार 2-2.5 घंटे भजन करता है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस बंदे ने दोबारा पूछा कि बाबा जी, आपको इससे भी ज्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने कहा कि जिस जीव की जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, पर फिर भी वह जीव लगातार 2.5 घंटे भजन करता है, वह जीव मुझे बहुत बहुत पसंद है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी का वचन है, चाहे जवाब एक लाइन में दिया जाए या फिर एक पूरी किताब में, जवाब एक ही होगा। भजन सिमरन करो, बिना सिमर छुटकारा नहीं होगा। जी पिछले कर्मों के कर्ज का हर एक अंश चुकाना ही होगा। काल अपनी पाई पाई का लेखा मांगता है। हुजूर महाराज सावन सिंह फरमाते हैं कि मैं आपको अपने गुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक सत्संगी के अर्ज करने पर बाबा जी महाराज अम्बाला में कुछ दिनों के लिए सत्संग करने गए। 2 दिन के बाद उस सत्संगी ने वहां के एक बड़े ही समझदार और नामी व्यक्ति को नाम देने के लिए सिफारिश की। बाबा जी ने फरमाया कि इसकी सिफारिश मत करो और इसके बदले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 1 दर्जन जीवों को नाम दान के लिए ला सकते हो। उस सत्संगी ने जिद की और बाबा जी महाराज एक ही शर्त पर राजी हुए कि नाम देने के बाद वह फौरन अम्बाला को छोड़ देंगे और कोई भी उन्हें वहां ठहरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वहां से चलने के लिए सवारी तैयार कर दी गई और उस सज्जन को बुलाकर नामदान दिया गया। बाबा जी महाराज डेरा ब्यास लौट आए और 10 दिन तक आपको इतनी जोर से बुखार आया कि किसी को यह उम्मीद नहीं रही कि वह बचेंगे। महाराज सावन सिंह जी बताते हैं कि जब मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर आया तब मैं उनसे मिला। जब डेरे पहुंचा और बाबा जी महाराज से इस बीमारी की वजह पूछी तो पता चला कि बाबा जी उस प्रेमी सत्संगी की विनती को ठुकरा नहीं सके। संत जन बड़े ही कोमल और दयालु होते हैं। उस आदमी को जिसे नाम दिया गया, जिन्होंने कर्मों का एक बड़ा ही भारी कर्ज चुकाना था, उस कर्मों के कर्ज को बाबा जी महाराज ने अपने शरीर पर लेकर चुकाया। सभी जीवों की हालत इतनी बुरी नहीं होती
पर नामदान के वक्त गुरु को शिष्य के कुछ कर्म उठाने पड़ जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि संतों की जिंदगी बड़े ही आरामदायक होती है, उनके पीछे सेवक दौड़ते रहते हैं और इसी तरह की और भी अनेक बातें लोग सोचते होंगे। संत जन हैं कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यह सब ईश्वर के हाथ में है, अर्थात प्रारब्ध के वशीभूत हैं। जीव चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के फल का जन्म में मिलना ही प्रारब्ध कहलाता है। हमें आज जो भी प्राप्त है वह हमने पिछले जन्म में किया है, इसलिए आज मिला है। इसलिए आगामी जन्म का प्रारब्ध बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अवश्य ही अच्छे कर्मों का फल शुभ ही होता है। एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। इबादत रब दी ते सूरत यार दी, हवे सजदा रब दे ते तेरा प्यार दी। होवे आशिक ते मजहब दा की सुन फरीदा, यह जिक्र रब होवे गल सोने यार दी। होवे मेरा सोना यार, हे मेरा प्यारा सतगुरु, हे साध संगत जी। अगला विषय है कि जब हम लोगों के जीवन में अक्सर बुरा वक्त आता है, उस समय हमारी मदद कौन करता है? अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है, रामपुर नामक गांव में साधन सिंह नाम का किसान मजदूर रहता था। वह मजदूर मजदूरी से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता था। इसी तरह साजन ने एक दिन सोचा, आज खेत का काम खत्म हो जाएगा, अब पता नहीं इसके बाद मुझे कहाँ काम मिलेगा। यह सोचता हुआ वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रानी को आवाज लगाई और बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं नहाकर आता हूँ, तुम मेरे लिए खाना तैयार करो। रानी उसके लिए खाना बनाने लगी। इस तरह साजन को घर में खाली बैठे हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इस तरह कितने दिनों तक बिना काम के रहोगे? इस तरह तो हमारे जमा किए हुए पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस गांव में अब अगली फसल आने तक कोई काम नहीं मिलेगा और अगली फसल आने में अभी 6 महीने की देर है, इसलिए मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। रानी ने उसको कहा, तुम क्यों ना शहर में जाकर कोई काम ढूंढो। साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम भी मेरे साथ काम करने चलोगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं कल सुबह अकेला ही जाता हूँ और कोई ना कोई काम ढूंढ लेता हूँ। रानी ने उसको कहा, तुमको इस तरह शहर में जाते ही काम कौन दे देगा? तुम एक काम करो, पास के ही शहर में तुम्हारे बंसीलाल चाचा रहते हैं, तुम क्यों ना उनके पास चले जाओ। वह काफी अमीर हैं, उनकी जान पहचान भी काफी होगी, वह तुमको कोई ना कोई काम दिलवा ही देंगे। साजन को उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा, चाचा मेरी मदद जरूर करेंगे। पिछली बार जब वह
वह हमारे पास आए थे तो उन्होंने मुझे शहर आने के लिए कहा था। साजन अगले दिन ही शहर चला गया। वह जाते हुए रास्ते में सोच रहा था, चाचा मुझे बहुत पसंद करते हैं, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। इस तरह साजन यह सोचता हुआ शहर पहुंच गया। उसके चाचा ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। उस समय उनके पास एक आदमी पैसे लेने के लिए आया। बंसीलाल उसको देखकर खुश हो गया और बोला, आओ किशन, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले जाओ। किशन ने उनकी बात सुनकर कहा, लेकिन मालिक, आप तो आरएसओ के ऊपर 10 पर ब्याज लेते हो, मुझ पर दया कीजिए। इस बार मैं आपको आरएसओ के ऊपर 5 पर ब्याज दे पाऊंगा। बंसीलाल ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, मैं अपना ब्याज कम नहीं करूंगा। अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो। आज अगर मैंने तुम्हारी ब्याज कम कर दी तो कल को गांव के और लोग भी यह बोलेंगे, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। किशन लाल ने उसकी बात सुनकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, आप नाराज मत होइए, आप जितना ब्याज कहेंगे मैं उतना ही दूंगा, इसलिए आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। यह कहकर किशन ने अपनी जेब से जमीन के कागजात निकाले और बंसीलाल को दे दिए और कहा, सेठ जी, आपने जमीन के कागज मांगे थे, इसलिए मैं साथ लाया था। बंसीलाल ने उससे कागजात लेकर पैसे दे दिए और कहा, समय पर ब्याज दे देना, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। किशन पैसे लेकर चला गया। जब वह वापस जा रहा था तो सामने से साजन आता है। उसने किशन से पूछा, यहाँ पर बंसीलाल जी का घर कहाँ है? किशन ने उसको देखकर पहचानते हुए कहा, तुम पास के गांव के साजन हो ना? साजन ने भी उसे पहचान लिया और पूछा, और तुम किशन हो? दोनों को आपस में मिले हुए बहुत साल हो गए थे। दोनों आपस में बातें करने लगे। किशन ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो क्या? साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, किसी काम से नहीं आया, बल्कि काम की तलाश में आया हूँ, क्योंकि गांव में खेत का काम खत्म हो गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ कोई काम ढूंढा जाए। इसी शहर में मेरे चाचा बंसीलाल जी रहते हैं, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। किशन ने उसे कहा, हाँ, अभी तुम अपने चाचा के पास हो आओ, यहाँ पास में ही मेरा घर है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे घर आ जाना। उसके बाद साजन अपने चाचा के घर चला गया। बंसीलाल ने साजन को देखकर पूछा, कहो कैसे आना हुआ? साजन ने कहा, चाचा जी, गांव में खेत का काम खत्म हो गया है, आपने मुझसे कहा था कि शहर आ जाओ, कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा, इसलिए मैं आपके पास चला आया। बंसीलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी एकदम तुम्हें कहाँ काम मिलेगा, अभी तो मेरी नजर में कोई काम नहीं है। तुम एक काम करो, अभी आराम करो और भोजन कर लो, इसके बारे में मैं कुछ सोचता हूँ। साजन के आने की बात बंसीलाल ने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। वह बोली, आपका दिमाग खराब है क्या? वह हमारे घर में रहकर काम ढूंढेगा और इसके लिए खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी इस तरह के गरीब लोग हमारे घर में नहीं रह सकते, तुम उसे जाने के लिए बोल दो। बंसीलाल ने कहा, तुम जरा धीरे बोलो, अगर वह सुन लेगा तो उसको बुरा लगेगा। अब वह आ ही गया है तो उसे कुछ दिन रहने दो, कुछ दिनों के बाद काम ना मिलने का बहाना बनाकर उसे वापस भेज देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, अगर वह ज्यादा दिन रहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बंसीलाल ने कहा, ठीक है, अब वह आया है तो उसे कुछ खाने के लिए तो दे दो, वह बड़ी दूर से आया है। बंसीलाल की पत्नी ने कहा, वह सामने 2 रोटियां पड़ी हुई है, वो ले जाकर उसे दे दो, और जो अपने घर के बाहर झोपड़ी है उसको वहीं रहने के लिए बोल दो, उसे घर के अंदर मत लेकर आना। इसके बाद बंसीलाल ने वह रोटियां ली और ले जाकर साजन सिंह को खाने के लिए दे दी और कहा, साजन, यह रोटी लो और खाने के बाद बाहर झोपड़ी में सो जाना, तुम्हारी नौकरी के बारे में कल सुबह बात करेंगे। बंसीलाल रोटियां लेकर अंदर गया। जब वह खाने लगा
तो उसने देखा कि रोटियों में बदबू आ रही थी। उसने सोचा, लगता है कल की बासी रोटियां हैं, अगर मैं इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। यह सोचकर उसने रोटियों को बाहर फेंक दिया और जाकर झोपड़ी में सोने की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि अंदर चारपाई भी टूटी हुई पड़ी है। यह देखकर वह मायूस हो गया और वह सोचने लगा कि जब चाचा जी मेरे घर आए थे तो मैंने उन्हें इतने आदर सम्मान के साथ रखा था। यह सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन सुबह उठकर साजन बंसीलाल के पास गया और बोला, चाचा जी, रात को मैं सो नहीं पाया क्योंकि झोपड़ी में सोने के लिए कोई चारपाई भी नहीं थी और मच्छर भी बहुत ज्यादा थे। बंसीलाल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तल्ख अंदाज में कहा, एक तो तुम्हें रहने की जगह दी और ऊपर से तुम शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हें वहीं रहना होगा। बंसीलाल की बात सुनकर साजन ने कहा, चाचा जी, आप तो बुरा मान गए, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। उसके बाद उसने कहा, चाचा जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? तभी उसकी चाची आ गई। उसने साजन से कहा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियां बनाई है, इसको खा लो। साजन रोटी खाने लगा और बोला, चाची, ये रोटियां तो अच्छी है, कल रात तो आपने मुझे बासी रोटियां दे दी थी, उसमें इतनी बदबू आ रही थी कि मैं उसे खा भी नहीं सका, इसलिए मैंने उनको फेंक दिया था। यह बात सुनकर उसकी चाची गुस्से से बोली, यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें बासी रोटी दी थी? उसके बाद उसने कहा, मेरे पास तो यही खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। साजन ने यह सुनकर कहा, चाची जी, आप मुझे गलत समझ रही हो, मुझे लगा शायद आपने गलती से मुझे बासी रोटी दे दी है। इस तरह जितने दिन भी साजन वहां रुका, उसे एक दिन भी ढंग का खाना नहीं मिला और ना ही सोने के लिए कोई ढंग की जगह दी गई। यह सब देखकर साजन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, लगता है मेरा यहाँ रहना इनको पसंद नहीं है, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जिससे मैं यहाँ से चला जाऊं। उसने सोचा, मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा। बंसीलाल ने उसको देखा तो पूछा, साजन, क्या सोच रहे हो? साजन कुछ नहीं बोला। बंसीलाल ने कहा, यह सामने कुछ कपड़े पड़े हैं, इनको ले जाकर नदी में धोकर सुखा लाओ। साजन कपड़े लेकर नदी पर चला गया। साजन नदी पर कपड़े धोकर घर ले आया। उसके बाद बंसीलाल ने उसे घर का सामान लाने के लिए भेज दिया। वह घर का सामान लेकर शाम को घर वापस पहुंचा। इसके बाद बंसीलाल ने अगले दिन साजन को बुलाकर कहा, मैंने बहुत लोगों से तुम्हारी नौकरी के बारे में बात की, लेकिन किसी के पास अभी काम नहीं है, इसलिए अभी तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। जैसे ही मुझे किसी काम का पता चलेगा, मैं तुमको खबर कर दूंगा। साजन ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है चाचा जी, मैं अभी अपने गांव के लिए निकलता हूँ। साजन दुखी मन से यह सोचता हुआ वापस जा रहा था कि मैं इतनी उम्मीद से चाचा जी के पास आया था कि वह मुझे काम दिला देंगे, लेकिन काम की बात तो दूर है, उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। यह सोचते हुए साजन वापस जा रहा था, तभी में उसको दोस्त किशन उसे मिला। किशन ने उससे पूछा, क्या चाचा जी ने कोई काम दिला दिया? साजन ने दुखी मन से सारी बात किशन को बता दी। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे चाचा जी के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन वह तुम्हारे चाचा जी थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। इस गांव में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे चाचा जी को कोसता ना हो। फिर किशन ने कहा, चलो छोड़ो, और पूछा, अब क्या तुम अपने गांव वापस जा रहे हो? साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, गांव लौटने के सिवा मेरे पास अब कोई और चारा भी तो नहीं है, यहाँ बिना काम के मैं कैसे रहूँगा? किशन ने साजन की बात सुनकर कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मैं तुम्हें तनख्वाह के साथ खाना और रहने की जगह भी दूंगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम कल से ही काम शुरू कर सकते हो। साजन किशन की बात सुनकर खुश हो गया। किशन ने कहा, मैं लोगों के घर जा जाकर दूध बेचता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे
तो जो भी दूध बेचने से कमाई होगी उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि सुबह उठकर मेरे साथ गाय का दूध निकालना है और फिर लोगों के घर में जाकर देना है। साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किशन उसको साथ लेकर घर आ गया। किशन ने घर आकर साजन के बारे में अपनी पत्नी को बताया। वह बहुत समझदार थी। उसने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आप दोनों खाना खा लीजिए। साजन खाना खाकर खुश हो गया। उसने किशन से कहा, आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ, नहीं तो चाचा जी के यहाँ तो मुझे सूखी रोटियां ही खाने को मिलती थी। किशन की बीवी ने उसकी बात सुनकर कहा, भैया अब आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा, इसे आप अपना ही घर समझे। यह सुनकर साजन की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अपने लोगों से अच्छे तो यह हैं जिन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया। भोजन करने के बाद किशन ने उसे अपने घर के अंदर ही सुला लिया और कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुमको उठा लूंगा। साजन ने उसकी बात सुनकर अपने आंसू छुपाते हुए कहा, किशन मैं तुम्हारे यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद साजन आराम करने लगा और सोचने लगा, यहाँ कितना अच्छा महसूस हो रहा है। जितना कुछ किशन के पास है उतने में ही इसने मुझे कितनी इज्जत से रखा है। और दूसरी तरफ मेरे रईस चाचा जी हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। यह बातें सोचता हुआ साजन सो गया। अगली सुबह किशन ने उसे उठाया और दूध निकालने के लिए कहा। किशन के साथ साथ उसकी पत्नी भी गाय का दूध निकालने लगी। किशन के पास 3 गाय थी। दूध निकालने के बाद किशन ने साजन से कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें वह घर दिखा दूंगा जिनके घर तुम्हें कल से दूध देना है। इस तरह वह साजन को अपने साथ ले गया। किशन ने अपने ग्राहकों को साजन का परिचय करवा दिया और उनको कहा, कल से यह आपके घर दूध देने आएगा। साजन बहुत समझदार था। उसके बाद रोज सुबह तीनों दूध वह निकालते और उसके बाद साजन और किशन अलग अलग जगह पर दूध देने के लिए चले जाते। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीना पूरा होने के बाद किशन ने साजन को कहा और पैसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जाना चाहते हो तो एक बार उनसे मिल आओ। साजन उसकी बात सुनकर कहा, किशन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जो मेरे अपने रिश्तेदार थे, मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया और तुमने बचपन की दोस्ती को याद रखा और मेरी इतनी मदद की। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो। इस तरह साजन ईमानदारी से काम करके पैसे कमाता और हर महीने पैसे घर भेज देता। इसी तरह से 6 महीने बीत गए। एक दिन साजन ने किशन से कहा, अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि अब मेरे गांव में भी काम शुरू हो जाएगा। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन जब भी शहर आओगे तो मेरे घर ही ठहरोगे। साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, किशन तुमने दोस्त के नाते मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे काम दिया, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह साजन अपने गांव के लिए निकल गया। चलते चलते उसे रास्ते में अंधेरा हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा तो डाकू शहर में डाका डालने की बात कर रहे थे। साजन उनकी बातें सुनने लगा। उसके बाद साजन ने सोचा, मैं इनका चुपचाप पीछा करता हूँ, सही मौका देखकर शोर मचा दूंगा। साजन उनका पीछा करने लगा। साजन ने देखा कि यह तो उसके चाचा जी के घर जा रहे हैं। वह समझ गया कि यह दोनों डाकू यहीं डाका डालेंगे। उसने सोचा, यह दोनों बहुत ताकतवर हैं, मैं अकेला इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अगर पुलिस को खबर करने गया तो यह दोनों मेरे आने से पहले ही घर को लूट कर भाग जाएंगे। किशन का घर पास में ही था। वो दौड़कर किशन को लेने के लिए चला गया और उधर डाकुओं ने बंसीलाल और उसकी पत्नी को बांधकर सारा धन लूट लिया। उसके बाद दोनों अभी घर से बाहर
बाहर जा ही रहे थे, तभी साजन और किशन ने सामने से आकर उनका रास्ता रोक लिया। साजन ने उनको कहा, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यह सारा पैसा यहाँ रखकर वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। डाकुओं ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह कहकर उन्होंने किशन और साजन के ऊपर हमला कर दिया। साजन और किशन दोनों ही ताकतवर थे। कुछ झड़प होने के बाद उन्होंने डाकुओं से लूटा हुआ धन वापस छीन लिया। दोनों डाकू डरकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद साजन ने किशन से कहा, यह दोनों तो भाग गए, अब चाचा जी का पैसा उनको वापस करके आते हैं। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और वैसे भी यह पैसे तो डाकुओं ने उनसे लूट ही लिए हैं, क्यों ना तुम इन पैसों को अपने पास रख लो और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। साजन ने किशन की बात सुनकर कहा, किशन, अगर मैं यह सब करूंगा तो मेरे और उनके बीच में फर्क क्या रह जाएगा। चल आजा अंदर, उनके पैसे वापस देकर आते हैं। दोनों ने अंदर जाकर देखा कि उसके चाचा और चाची बंधे हुए थे। साजन और किशन ने उन दोनों को खोला और सारे पैसे उनको वापस दे दिए। बंसीलाल यह देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, साजन, तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें कितना बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी तुम चोरों से लड़कर पैसे वापस ले आए। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। साजन ने कहा, चाचा जी कोई बात नहीं, लेकिन यह सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, मेरे दोस्त किशन ने मेरा साथ दिया है। यह बताकर साजन वापस जाने लगा। उसको वापस जाते देखकर बंसीलाल ने कहा, तुम कब तक गाँव में रहकर मजदूरी करोगे? मैं तुमको कुछ पैसे देता हूँ, तुम यहीं शहर में रहकर कोई अच्छा सा काम कर लो। लेकिन साजन ने मना कर दिया। बंसीलाल ने किशन से कहा, किशन, मैंने तो तुमको पैसे दिए हैं, तुम्हें उसकी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे पास पैसे हों वापस दे जाना। उस दिन के बाद से बंसीलाल ने ब्याज पर पैसे देना बंद कर दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। आज की यह साखी अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।